हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपनी इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड अपनी सवालों की सीरीज को शुरू कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। अब इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट है उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सर कि ये सवाल ऑलरेडी हमसे एक बार बोर्ड एग्जाम में साल 2010 में पूछा जा चुका है, यानी कि ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया सर तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है सर। यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है शो डैट a6,4 b5, -2 and c7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. Also find the length of the median through a. तो यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनना। सवाल ने हमें 3 पॉइंट्स ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके बाद सवाल हमसे यह बोल रहा है कि साबित करके दिखाइए, शो करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि इन 3 पॉइंट की मदद से जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और जैसे ही हम अपने ट्रायंगल को आइसोसेलेस साबित कर देते हैं उसके बाद सवाल कह रहा है कि आपके ट्रायंगल के वर्टेक्स ए से निकलने वाली मीडियन की लेंथ भी बताइए क्या होगी सर। तो मुझे यहां पे सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है कि सवाल के 2 पार्ट्स हैं। जो सवाल का सबसे पहला पार्ट है वहां पे सवाल ने हमें 3 पॉइंट्स ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसके बाद सवाल हमसे यह बोल रहा है कि साबित करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि इन 3 पॉइंट की मदद से जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इसके बाद जो सवाल का सेकंड पार्ट है वो कहता है सर कि ट्रायंगल को आइसोसेलेस साबित करने के बाद आपके ट्रायंगल की जो वर्टेक्स ए है उस वर्टेक्स ए से निकलने वाले मीडियन की लेंथ भी बताइए क्या होगी सर। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो अब सवाल की सर्जरी पे चलते हैं। सवाल की सर्जरी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो कुल मिला के आपको क्या करना है सर? तो कुल मिला के आपको सवाल के सिचुएशन के हिसाब से गिवन ट्रायंगल को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित करना है। तो अगर किसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित करना होता है सर तो क्या क्या रास्ते हमारे पास अवेलेबल होते हैं? तुरंत कहोगे सर कि एक ट्रायंगल को आइसोसेलेस साबित करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते अवेलेबल होते हैं। एक होता है एंगल वाला रास्ता, एक होता है साइड वाला रास्ता। दोनों रास्ता क्या क्या बोलता है सर? तो एंगल वाला रास्ता बोलता है कि अगर आपने अपने ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल में से किन्हीं भी 2 इंटीरियर एंगल्स को आपस में इक्वल साबित कर दिया तो आपका ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित हो जाता है। अगेन साइड वाला रास्ता कहता है कि अगर आपने गिवन ट्रायंगल के 3 साइड्स में से किन्हीं भी 2 साइड्स को इक्वल साबित कर दिया तो अगेन आपका ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित हो जाता है। अब मुद्दा यह है सर कि इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा रास्ता ले, एंगल वाला रास्ता या फिर साइड वाला रास्ता? तो इसका भी जवाब ढूंढना बहुत आसान है। क्यों सर? समझना बात को। मैंने कई बार आपको इस चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर में बता दिया है सर कि हमारी जो क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें रेयरली कोई ऐसा कंसेप्ट है जो कि हमें एंगल की कहानी तक ले जाता है। तो इन शब्दों से ऑटोमेटिकली मुझे क्लियर है कि अपने ट्रायंगल को आइसोसेलेस साबित करने के लिए हमें साइड वाले रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि अपने ट्रायंगल को आइसोसेलेस साबित करने के लिए हमें अपने ट्रायंगल के 3 साइड्स में से किन्हीं 2 साइड्स को आपस में इक्वल दिखाना पड़ेगा। अब समझना बात को सर। साइड्स को इक्वल दिखाने के लिए आपको पहले तो साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी ना सर। साइड्स को इक्वल दिखाने के लिए आपको तो पहले साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी सर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साइड्स की लेंथ निकालने के लिए क्या कंसेप्ट जानते हैं? तुरंत क्या दोगे सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साइड्स की लेंथ निकालने के लिए
हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं। तो अब यहां पे पूरे सवाल की एनालिसिस करने के बाद मुझे क्लियर हो रहा है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है। यानी कि सर सवाल को पढ़ के इनडायरेक्ट तरीके से मुझे समझ में आ रहा है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे सर? तो यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपने ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे। और ये जो 3 साइड्स की लेंथ हम निकालेंगे सर, उन 3 साइड्स की लेंथ में अगर 2 लेंथ हमें बराबर दिख जाती है तो तुरंत कह देंगे कि हमारा गिवन ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है सर, ये भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। तो फटाफट तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले तो फिगर क्रिएट करेंगे ना सर, अगर सब्जेक्टिव में सवाल आएगा तो सबसे पहले तो फिगर क्रिएट करेंगे। अब समझना बात को, आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि आपको अपने ट्रायंगल को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित करना है। यानी कि सर आगे जाके सॉल्यूशन में आपका ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित हो जाएगा। अब चूंकि आगे जाके सॉल्यूशन में आपका ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित हो जाएगा, तो पहले से ही एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो जैसे आप चाहो वैसे अपनी मर्जी के हिसाब से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हो। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैंने अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ इस तरीके से यहां पे ड्रॉ कर लिया सर, जहां पे अपने आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने इन साइड्स को इक्वल साइड्स की तरह बिहेव करवाया है सर। अब देखो फंसाने वाली बात क्या है, तो फंसाने वाली बात यह है सर कि अभी तक इस सिचुएशन के लिए मुझे यह नहीं पता है कि मेरे ट्रायंगल के इक्वल साइड्स क्या है। अब चूंकि मुझे अभी तक यह नहीं पता है सर कि मेरे ट्रायंगल के इक्वल साइड्स क्या है, इसी वजह से अभी फिलहाल हम यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमारे इस अज्यूम ट्रायंगल में किस वर्टेक्स को ए बोलेंगे, किस वर्टेक्स को बी बोलेंगे, किस वर्टेक्स को सी बोलेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर कि चूंकि अभी तक मुझे यह नहीं पता है कि हमारे इस गिवन ट्रायंगल के इक्वल साइड्स क्या होने वाले हैं, इसी वजह से अभी फिलहाल हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ट्रायंगल के किस वर्टेक्स को ए बोलेंगे, किसको बी बोलेंगे, किसको सी बोलेंगे। इसी वजह से जब आप अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लो तो फिलहाल कहानी को यहीं पे छोड़ दो। पहले सारे साइड्स की लेंथ निकाल लेना सॉल्यूशन में। एक बार सारे साइड्स की लेंथ निकाल लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इक्वल साइड्स क्या है। और एक बार ये समझ में आ गया इक्वल साइड्स क्या है, तो फिगर में नामकरण कैसा होना चाहिए ये भी क्लियर हो जाएगा। तो लग जाओ काम पे। तो अगर मैं आपको ये कहता हूं सर कि मेरे गिवन ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं ए, बी और सी, तो बताइए ट्रायंगल के साइड्स क्या क्या होंगे? तुरंत कह दोगे सर फुद्दू सवाल है। अगर मेरे ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस ए, बी और सी हैं, तो मेरे गिवन ट्रायंगल के साइड्स हो जाएंगे ए बी, बी सी और ए सी। तो फटाफट तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद इन तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लेते हैं। कहानी को ए बी के साथ शुरू करते हैं सर। तो जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए ट्रिक वाला मेथड सीखा तो उसको यहां पे अप्लाई करते हैं। तो ए बी, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा सर 6 - 5 यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अगेन वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा सर 4 - -2 यानी कि 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम ओवरऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स। यानी कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए सर तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 37 यूनिट्स। तो यहां पे हमने ए बी की लेंथ निकाल ली है सर, रूट 37 यूनिट्स निकल के आ रही है। ठीक है सर। अब इसी तरीके से बी सी की लेंथ निकाल लेते हैं। तो अगेन यहां पे कंसेप्ट अप्लाई करिए। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा सर 5 - 7 यानी कि -2 -2 का स्क्वायर यानी कि 4। सर वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा -2 माइनस ऑफ माइनस यानी कि +2 -2 + 2 यानी कि 0 0 का स्क्वायर 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम ओवरऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √4 यानी कि 2 यूनिट्स। तो हमने अपने ट्रायंगल के साइड बीसी की भी लेंथ निकाल ली है जो कि निकल के आ रही है सर 2 यूनिट्स। अब फाइनली एसी की लेंथ निकाल लेते हैं सर।
अगेन एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा 6 माइनस 7 यानी कि -1, -1 का स्क्वायर यानी कि 1, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस -2 यानी कि 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम ओवरऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स यानी कि आ रहा है सर √37 यूनिट्स। तो अब हमने फटाक से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपने इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ कैलकुलेट कर ली है और मुझे यह बहुत अच्छे से दिख भी रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल के 3 साइड्स में से 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो अब सबसे पहले अपने ट्रायंगल का नामकरण कर लेते हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है इसकी मदद से अपने नामकरण को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल में ए बी और ए सी इक्वल साइड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं सर, और हमने जो अपना ट्रायंगल बनाया था उसमें इन्हीं साइड्स को इक्वल साइड्स की तरह बिहेव करवाया था। यानी कि अब आपकी मर्जी है, या तो इसको ए बी मान लो, इसको ए सी मान लो, या फिर इसको ए बी मान लो, इसको ए सी मान लो, प्योरली आपकी मर्जी है। अब दोनों में से कोई भी रास्ता लोगे आपको रियलाइज हो रहा होगा सर कि दोनों ही रास्ते में इस वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स को ए होना पड़ेगा। रियलाइज हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए सर। अब एक बार ये ए हो गया है सर, अब आपकी मर्जी है, या तो इसको बी बना दो, इसको सी बना दो, या फिर इसको बी बना दो, इसको सी बना दो, क्योंकि हम जानते हैं सर या तो इसको ए बी, इसको ए सी बोल देंगे, या फिर इसको ए बी, इसको ए सी बोल देंगे। ठीक है सर। तो मान लीजिए बिल्कुल रैंडमली मैंने इस वाले वर्टेक्स को बी बना दिया और इस वाले वर्टेक्स को सी बना दिया। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को क्या नहीं होनी चाहिए। अब जो भी इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स थे उनको भी लिख लीजिए सर। तो ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 6,4, सर बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 5,-2 और सी का कोऑर्डिनेट गिवन है 7,-2। लिख लिया सर। तो अब जाके फुल एंड फाइनल तरीके से मेरा डायग्राम भी कंप्लीट हो गया है। तो डायग्राम के नीचे ये वाला सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के नीचे देखो क्या लिखोगे, यहां पे ध्यान से सुनना। तो यहां पे इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और नीचे लिख लेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें ऑब्जर्व हो रहा है सर ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। अब इसके नीचे लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ब्रैकेट में रीजन देना जरूरी है। रीजन क्या दोगे? सिंस वी नो दैट if in a triangle 2 sides out of 3 sides are equal then the triangle is called an isosceles triangle। ये कहानी आपको यहां पे रीजन के तौर पे लिख लेनी है सर। इतना लिख लोगे तो सवाल का आधा पार्ट पूरा सॉल्व हो गया, यानी कि जो 3 नंबर का सवाल था उसमें 3 में से 2 नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे सर। फटाफट पहले इतनी कहानी को नोट डाउन करो। ठीक है सर। अब ये जो साइड्स की लेंथ हमने निकाली है सर उसको पहले अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ए बी है √37, ए बी है सर √37 लिख लिया। इसके अलावा बी सी है 2 यूनिट्स, बी सी है सर 2 यूनिट्स, इसको भी यहां पे हमने लिख लिया। इसके अलावा सर ए सी भी है √37, ए सी भी है √37, इसको भी लिख लिया सर। तो जो भी साइड्स की लेंथ आ रही थी उसको डायग्रामेटिकली हमने यहां पे शो कर लिया है। अब आ जाते हैं सवाल के सेकंड पार्ट पे। तो सवाल के सेकंड पार्ट की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अब मुझे क्या करना है सर? तो अब मुझे अपने ट्रायंगल के वर्टेक्स ए से निकलने वाले मीडियन की लेंथ पता करनी है। तो ध्यान दो, पहले अपने टारगेट मीडियन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सवाल में चर्चित मीडियन को अगर रिप्रेजेंट किया जाए सर तो मुझे बोला जा रहा है कि ट्रायंगल के वर्टेक्स ए से निकलने वाले मीडियन की बात करनी है। मीडियन बना लिया सर। अब मीडियन का एक एंड पॉइंट ए है, दूसरे एंड पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो अपनी मर्जी के हिसाब से इसको कोई भी पॉइंट मान लीजिए। मान लो बिल्कुल रैंडमली इसको मैं पॉइंट डी मान लेता हूं सर। तो सवाल के सिचुएशन के हिसाब से मुझे अपने मीडियन एडी की लेंथ पता करनी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई भी लेंथ पता करनी होती है तो क्या कंसेप्ट जानते हैं सर? डिस्टेंस फॉर्मूले का कंसेप्ट जानते हैं। तो क्या दोगे सर? यहां पे भी एडी की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है सर,
कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम तब लगा पाते अगर मुझे अपने पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स पता होते। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एडी के एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है सर, दूसरे वाले एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं पता है। और जब तक डी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं चलेंगे तब तक हम डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं सर। तो अब हमारा जो पूरा फोकस है वो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पे है। तो क्या आप लोग यहां पे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बहुत आसानी से। तुरंत यहां पे मीडियन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर देंगे, जो कि कहता है कि मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के जिस भी साइड पे गिरता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूं सर कि ये जो पॉइंट डी है ये बीसी के मिड पॉइंट का काम कर रहा है। अगर पॉइंट डी बीसी के मिड पॉइंट का काम कर रहा है तो क्या हम डायरेक्टली मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना नहीं जानते? क्या बिल्कुल जानते हैं सर। क्या रूल जानते हैं? तो कह दोगे सर, इस टाइप के सिचुएशन में जहां पे एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता होते हैं और मुझे अपने उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है, तो हम एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लेते हैं सर। तो फटाफट तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के अपने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज। यानी कि सर एंड पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट है 5 और 7, इनका एवरेज हो जाएगा दिस प्लस दिस बाई 2। तो 7 प्लस 5 12/2 यानी कि 6 आ गया सर। तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है, लिख लिया हमने। इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो एंड पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज। तो एंड पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स हैं सर -2 और -2, इनका एवरेज करेंगे सर तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा सर -2 प्लस -2/2 यानी कि सर ये हो जाएगा -4/2 यानी कि -2। तो मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया, ये निकल के आ रहा है सर -2। इसको भी हमने यहां पे लिख लिया। फटाफट कहानी को नोट डाउन करो। अब चूंकि मुझे एडी के दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो बड़ी आसानी से अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और एडी की लेंथ निकाल लेते हैं। तो अब यहां पे लिख लेंगे सर देयरफॉर एडी बराबर, फटाफट डिस्टेंस फॉर्मूला वाला ट्रिक लगाइए सर। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा 6 - 6, 0 का स्क्वायर यानी कि 0। वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा सर यहां पे 4 - -2 यानी कि 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम ओवर ऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट सर ये यहां पे हो जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √36 यूनिट्स, जो कि सिंपली यहां पे हो जाएगा सर 6 यूनिट्स। तो हमने अपने ट्रायंगल के वर्टेक्स ए से निकलने वाले मीडियन की लेंथ निकाल ली है, जो कि आ रही है सर 6 यूनिट्स। इसको भी यहां पे लिख लेते हैं 6 यूनिट्स। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। तो इतना पूरा कर दोगे तो अब आपको पूरे 3 में 3 इस सवाल के लिए मिल जाएंगे सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। फटाफट कहानी को नोट डाउन करो सर। एक बहुत आसान सा सवाल फिर दूसरा सवाल, ठीक है सर। तो सब्जेक्टिव फॉर्मेट की कहानी यहां पे होती है खत्म, लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है सर, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट पे काम करना बाकी है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में और बारी बारी से एमसीक्यूज की कहानी देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू पढ़िए। सवाल यहां पे कह रहा है कि द ज्योमेट्रिकल फिगर formed by the points A6, 4, B5, -2 and C7, -2 is what? Equilateral triangle, scalene triangle, isosceles triangle, none। अब देखो ये सवाल अगर आपको यहां पे सीधे सीधे एग्जाम में मिलता है तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा है सर कि कोई ना कोई ट्रायंगल होगा। अब कौन सा ट्रायंगल होगा कैसे पता करें? तो आपको बहुत अच्छे से ये भी हर ऑप्शन से रियलाइज होना चाहिए सर कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की कहानी पता करने के लिए साइड लेंथ की जरूरत पड़ती है सर। स्केलेन की कहानी पता करने के लिए भी साइड लेंथ की जरूरत पड़ती है और आइसोसेलेस की कहानी पता करने के लिए भी साइड लेंथ की जरूरत पड़ती है। तो अगर सीधे सीधे सवाल आपको एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिलता है सर, तो कौन सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगा के आगे बढ़ना है आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है सर कि ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है, ये ऑप्शन के हिसाब से पता करने के लिए मुझे अपने ट्रायंगल के
तीनों साइड्स की लेंथ की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ऑटोमेटिकली क्लियर है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहां पे इनडायरेक्ट तरीके से सवाल पढ़ के आपको क्लियर है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद आपको अपने इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है, जिससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा किस टाइप का ट्रायंगल है। वैसे में ये भी क्लियर है सर कि यही सेम सवाल अभी अभी हम सब्जेक्टिव फॉर्मेट में करके आ रहे हैं सर। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखा है सर, उस नॉलेज से हमें ये रियलाइज है सर कि हमारा जो गिवन ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। फटाफट कहानी को यहां पे नोट डाउन कर लो सर। तो डायग्राम गिवन भी हो सकता है, नहीं भी गिवन हो सकता है, कुछ भी केस हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है ये ऑलरेडी मैंने आपको यहां पे सिखा दिया। अब इसी के साथ स्क्रीन क्लियर करके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दूसरा एमसीक्यू, यहां पे देखो सवाल को पढ़ो सर। सवाल कह रहा है फॉर द ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म बाय द पॉइंट दिस दिस एंड दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 ऑप्शंस आपको यहां पे गिवन है, तो ध्यान दीजिएगा सर यहां पे। तो अगेन ये सवाल अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिलता है तो यहीं से देख के समझ में आ रहा है सर कि इस चीज को चेक करने के लिए आपको लेंथ निकालना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का ही रास्ता जानते हैं। तो अगेन इस सवाल के लिए आपको क्लियर है सर कि पहले फिगर इमेजिन करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से सारी लेंथ निकाल लेंगे। तो इनमें से क्या सही होगा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा सर। तो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सब्जेक्टिव फॉर्मेट में हम एनालाइज करके आ रहे हैं। उस नॉलेज से मुझे क्लियर है सर कि मेरा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाता है, यानी कि हमारे ट्रायंगल के लिए ए बी और ए सी की लेंथ इक्वल है। तो ए बी बराबर ए सी आपको कहां पे दिख रहा है, क्या दोगे सर? ए बी बराबर ए सी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट कहानी को यहां पे नोट डाउन कर लो सर। क्लियर हो गया, आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल को पढ़िए। सवाल कह रहा है कि फॉर द ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म बाय द पॉइंट दिस दिस एंड दिस लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू बी इज। अब अगेन कहोगे सर सवाल की ये जो बेसिक सिचुएशन है उसके लिए फिगर तो ऑलरेडी हमने बना लिया है। हमसे क्या पूछा जा रहा है सर? तो हमसे एक मीडियन की लेंथ पूछी जा रही है। कौन से मीडियन की लेंथ सर? तो हमसे वर्टेक्स बी से निकलने वाले मीडियन की लेंथ पूछी जा रही है। तो ध्यान देना सर, वर्टेक्स बी से निकलने वाले मीडियन की लेंथ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हैं सर। तो यहां पे फिलहाल के लिए मैं ये लिख लेता हूं कि ए से निकलने वाले जो मीडियन की लेंथ है वो आ रही थी 6 यूनिट्स। अब फिगर की क्लैरिटी मेंटेन करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा यहां से रब कर देता हूं सर, ठीक है सर। अब सवाल की सिचुएशन के हिसाब से पहले डायग्राम क्रिएट कर लेता हूं। तो कहां से मीडियन चाहिए सर? तो बी से निकलने वाला मीडियन चाहिए, जो कि कुछ इस तरीके से होगा सर। अब मीडियन है तो वही प्रॉपर्टी होगी सर कि सामने जिस साइड पे गिरेगा उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये पॉइंट इन पॉइंट्स के मिड पॉइंट का काम करेगा। मान लो रैंडमली इस पॉइंट को कुछ पॉइंट ई कह देता हूं, तो क्या मैं अपने पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करूंगा सर? मिड पॉइंट फॉर्मूले की मदद से करूंगा। फटाफट अप्लाई करता हूं। तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज हो जाएगा सर, यानी कि 6 और 7 का एवरेज हो जाएगा, यानी कि इतना 6 + 7 13/2। तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है सर 13/2। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो एंड पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज सर, यानी कि एक एंड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 4 है, एक का -2 है, इनका एवरेज इतना हो जाएगा सर। साइन को सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 - 2 2/2 हो गया सर, यानी कि 1। तो मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यहां पे 1 आ रहा है सर। अब एक बार हमने अपने पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं तो बड़ी आसानी से लेंथ बी ई को, यानी कि बी से निकलने वाले मीडियन की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से। फटाफट तरीके से यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सर। तो बी की लेंथ निकालते हैं। तो बी क्या हो जाएगा सर? यहां पे बीई बराबर, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखते हैं सर दिमाग में। तो एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर दिमाग में सॉल्व करें सर, ध्यान देना। 5 - 13/2, 5 - 13/2 यानी कि हो जाएगा -3/2, -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा सर 9/4। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो -2 - 1 -3 का स्क्वायर 9 हो गया सर। तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम ओवर ऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स। अब समझना,
ये जो मैं दिमाग में कैलकुलेशन करता हूं, आपको मैं ये सिखाना चाहता हूं सर कि खूब सारी प्रैक्टिस करिए ताकि ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन आपको भी करना आ जाए, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको बहुत कम सवाल को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की एग्जाम में जरूरत पड़ेगी सर। तो खूब सारी कंसेप्ट पढ़ने के बाद प्रैक्टिस किया करो। तो यहां से मुझे डायरेक्टली दिख रहा है सर 9 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। 9 को बाहर निकालेंगे कॉमन, और 9 का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के बाद बाहर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में हो रही है। अंदर क्या बचा है, देखो दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 + 1/4 अंदर बचा है। 1 + 1/4 दिमाग में कैलकुलेट करो, 5/4। 5/4 का स्क्वायर रूट करोगे सर तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो नीचे 2 हो गया। अंदर अभी भी 5 बचा है सर, यानी कि इतना यूनिट्स। तो ऐसी आपकी भी धीरे धीरे प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऐसे कैलकुलेशंस भी आप दिमाग में ही कर पाओ, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े सर। तो मेरे ट्रायंगल के वर्टेक्स बी से निकलने वाले मीडियन की लेंथ कितनी निकल के आ रही है सर, 3√5/2। कहां पे आपको दिख रहा है, कह दोगे सर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 3√5/2 यूनिट्स। फटाफट यहां पे कहानी को नोट डाउन करो। तो इस चीज को भी लिख लेते हैं यहां पे सर कि बी से निकलने वाले मीडियन की लेंथ आ रही है 3√5/2 यूनिट्स। ठीक है सर, इसको पहले नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 4 की कहानी को देखते हैं। ध्यान सुनिएगा सर, सवाल नंबर 4, उससे पहले बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। अब ये रहा हमारा चौथा एमसीक्यू। सवाल को पढ़िए सर। सवाल कह रहा है कि फॉर द ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म बाय द पॉइंट दिस दिस एंड दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। अब थोड़ा सा ऑप्शंस में देखिए बात क्या हो रही है। तो ऑप्शंस में सर बोला जा रहा है सबसे पहले वाले में कि मीडियन थ्रू बी एंड सी आर इक्वल। उसके बाद बोला जा रहा है मीडियन थ्रू ए एंड सी आर इक्वल। उसके बाद बोला जा रहा है मीडियन थ्रू ए एंड बी आर इक्वल, और इसके बाद फाइनली नन ऑफ दीज। तो सवाल की क्या कहानी है सर, तो यहां पे इन पॉइंट्स के लिए ट्रायंगल बनाना ऑलरेडी जानते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से एनालाइज करके मुझे यह बताना है सर ऑप्शन के हिसाब से कि मेरे ट्रायंगल में कौन कौन से मीडियंस इक्वल लेंथ के आएंगे। क्या बी और सी से निकलने वाले मीडियन इक्वल लेंथ के आएंगे, क्या ए और सी से निकलने वाले मीडियंस इक्वल लेंथ के आएंगे, क्या ए और बी से निकलने वाले इक्वल लेंथ के मीडियन आएंगे, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहीं से क्लियर हो रहा है सर, जो हमने डेटा ऑलरेडी निकाल लिया है कि ए और बी से निकलने वाले मीडियन तो इक्वल लेंथ के नहीं है सर। तो ए और बी वाला का है, ये है, यानी कि यहीं से ये क्लियर हो गया सर कि सी तो नहीं हो सकता, या तो ए होगा या तो बी होगा। चेक करेंगे, चेक करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा सर, तो ए से निकलने वाले मीडियन की लेंथ निकाल चुके हैं, बी से निकलने वाले मीडियन की लेंथ निकाल चुके हैं, सी से निकलने वाले भी मीडियन की लेंथ निकाल लेते, अपने आप आंसर पता चल जाएगा। तो उसके लिए पहले डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं। आप इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं सर। और यहां मुझे क्या चाहिए, तो सी से निकलने वाला मीडियन चाहिए। तो यहां पे सी से निकलने वाला मीडियन बना दिया। इस पॉइंट को मान लो पॉइंट एफ मान लेते हैं सर। तो रूल्स पता है, यहां पे क्या देंगे सर, ये पोर्शन इसके बराबर, यानी कि एफ मिड पॉइंट का काम कर रहा है सर। यानी कि अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकता हूं, सीधे दिमाग में अब निकालिए सर। तो एंड पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज हो जाएगा 6 + 5 11/2। अगेन एंड पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज हो जाएगा 4 ± 2 यानी कि 4 - 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 सर। अब यहां से सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सी से निकलने वाले मीडियन सी एफ की लेंथ निकाल लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिमाग में सॉल्व करो सर। तो हो जाएगा 7/2 - 7 यानी कि -3/2, -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा सर 9/4। तो एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर आ गया है। इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा सर यहां पे 1 - -2 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम ओवरऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स। अगेन क्या दिख रहा है सर यहां से कि यही सेम लेंथ आएगा। कैलकुलेशन याद आ रही है सर, यही सेम लेंथ आएगा। चेक कर लो सर, 9 कॉमन निकल जाएगा, स्क्वायर रूट 9 करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, अंदर बचा है 1 + 1/4, 1 + 1/4 हो जाएगा 5/4। 5/4 के ऊपर स्क्वायर रूट है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पे 2 हो गया, अंदर अभी भी 5 बचा है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिख रहा है सर यहां से, तो सी से निकलने वाले मीडियन की लेंथ आ रही है 3√5/2 यूनिट सर। तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि कौन से मीडियंस इक्वल लेंथ के आ रहे हैं। तो बी और सी से निकलने वाले मीडियंस इक्वल लेंथ के आ रहे हैं सर। बी और सी से निकलने वाले मीडियंस इक्वल लेंथ के आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा
करेक्ट आंसर होगा। फटाफट यहां पे कहानी को नोट डाउन करिए। अब देखो इतना भी आपको नहीं करना था इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, अगर थोड़ी सी मेरी बताई गई प्रॉपर्टीज आपको याद रहती है। क्यों सर? क्योंकि याद करिए मैंने आपको सिखाया था सर कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप इक्वल एंगल्स को पता कर लो। तो आपने यहां जो एनालिसिस की उससे ये क्लियर है सर कि ये साइड इसके बराबर है, यानी कि ये मेरे इक्वल एंगल्स है। और आपको सीधे याद होना चाहिए सर कि इक्वल एंगल जिन वर्टिसेस पे बनते हैं उन वर्टिसेस से निकलने वाले जो मीडियंस होते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, वो हमेशा और हमेशा इक्वल निकल के आएंगे ही आएंगे, गारंटेड। चाहो तो किसी दूसरे इस टाइप के सवाल में टेस्ट करके देख लो। ये चीज पहले ही हमने डिस्कस की है सर कि आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के ऊपर गिरने वाले जो मीडियंस होते हैं सर वो इक्वल होते हैं। या फिर इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं, आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल एंगल से निकलने वाले जो मीडियंस होते हैं सर वो इक्वल होते हैं सर। यानी कि यहां से भी कह देंगे कि बी और सी से निकलने वाले जो मीडियंस होंगे वो इक्वल होंगे। कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सीधे इस कंसेप्ट से राइट आंसर को टिक कर सकते थे। मेरी इस बात को कॉपी पे नोट डाउन कर लो। क्लियर है? इतनी कहानी समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। नेक्स्ट सवाल की कहानी देखेंगे तो राइट आंसर इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल को पढ़िए। सवाल कह रहा है कि फॉर द ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म बाय द पॉइंट ए बी एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रोइड। तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है सर। बहुत आसान है, सीधे फॉर्मूला जानते हैं सर कि अगर मुझे किसी भी दुनिया के ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना होता है तो मेरे ट्रायंगल के वर्टिसेस के जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी मदद से आ जाता है। कैसे सर? तो मान लो मुझे सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा सर? तो आपके ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं सबको लिख लीजिए, उनका सम कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए सर। तो आपके ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 5 और 7। सबको जोड़ दीजिए सर, सम कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। कितना आ रहा है सर? 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18/3 यानी कि 6। तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया है। कितना निकल के आ रहा है सर? तो ये यहां पे निकल के आ रहा है 6। अब ऑप्शन को चेक करिए तो एक्स कोऑर्डिनेट में तो 6 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है सर। ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, यानी इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। यानी अब मुझे अपने सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल के चेक करना पड़ेगा, तब जाके एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा सर। अगेन यही कहानी वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी करते हैं सर। यानी कि अपने वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट्स को पहले लिख लीजिए, यानी कि 4, -2 और -2, इन सब को ऐड कर दीजिए सर और फाइनली 3 से भागा दे दीजिए। सॉल्व करेंगे सर तो 4 + -2 + -2 बटे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सर? यहां पे 3 हो जाएगा। तो 4 - 4/3 यानी कि 0। तो सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है सर? 0 निकल के आ रहा है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट से 6,0 कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी कि डी राइट आंसर होगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लो सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पे होगा। एकदम इजी सवाल, आसान सवाल, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है सर, एक और सवाल यहां पे देख लेते हैं सर। और कोई सवाल है क्या? चेक कर लेते हैं यहां पे। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं यहां पे लिख लिया है सर फिगर में। अब देखो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। इस सवाल का आंसर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए, बिना पेन उठाए दिमाग लगा के बताइए। सवाल कह रहा है कि फॉर द ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म बाय द पॉइंट ब्ला ब्ला एंड ब्ला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। इसके बाद नीचे कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। थर्ड में कहा जा रहा है 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, या फिर नन ऑफ दीज। अब ध्यान से सुनना, तो यहां पे बकायदा डायग्राम में आपको बता दिया गया है किसको ए मानना है, किसको बी मानना है, किसको सी मानना है। और कोइंसिडेंटली हमने बिल्कुल उसी तरीके से डायग्राम भी क्रिएट किया था, यानी सीधे सीधे एनालिसिस कर सकते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को यहां पे सुनना सर। तो यहां पे ये डी क्या है सर? तो ये मैं मेंशन करना भूल गया था, आप खुद से मेंशन कर लो। वेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, वेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इसको सवाल में ऐड कर लेना, ये लाइन में लिखना थोड़ा सा भूल गया था सर। ठीक है, इसको सवाल में ऐड कर लो। अब दिमाग लगा के बताओ यहां पे।
मैंने आपको बोल दिया है यहां पे कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अब बताइए राइट आंसर क्या होगा। सोचिए थोड़ी देर, तब तक मैं फिगर को थोड़ा साफ सुथरा कर लूं सर। सोचिए थोड़ी देर और दिमाग लगा के मेरे को बताइए, फटाफट आंसर निकाल के बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा सर, क्या जवाब दोगे। तो इस सवाल को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे कैसे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मुझे बोल दिया गया है सर कि BC का जो मिड पॉइंट है वो D है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने पता कर लिए थे। कितना आ रहा था सर, 7 + 5 12/2 यानी कि 6, -2 -4/2 यानी कि -2। ठीक है सर, ये निकल के आ रहा था। अब देखो यहां जो बात हो रही है ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ACD, अभी फिलहाल मुझे अपने फिगर में ना ही ट्रायंगल ABD दिख रहा है ना ही ट्रायंगल ACD दिख रहा है। कब दिखेगा सर, तब दिखेगा अगर A और D को ज्वाइन कर लेंगे। अब मुझे ट्रायंगल ABD भी दिख रहा है, ट्रायंगल ACD भी दिख रहा है सर। मुझे क्या करना है, ट्रायंगल का यहां पे एरिया निकालना होगा, तभी तो पता चलेगा कि इनके एरियाज में क्या रिलेशन है। अब समझना बात को। सबसे पहले सबसे आसान वाला मेथड इस सवाल को सॉल्व करने का, उसके लिए आपको 9th में पढ़ा गया एक कंसेप्ट याद होना चाहिए। क्या सिखाया था मैंने आपको, सिखाया था सर कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम किसी मीडियन को ड्रॉ करते हैं तो मीडियन की प्रॉपर्टी एरिया के टर्म में होती है कि वो मीडियन ओरिजिनल ट्रायंगल को जिन दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है उन ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होता है। याद करिए कि आपने ये नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर। तो सीधे सीधे इस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि आपको बोल दिया गया है सर कि DBC का मिड पॉइंट है, और अगर A और D को ज्वाइन कर दोगे तो ये लाइन क्या हो जाएगा, मीडियन ही तो हो जाएगा, क्योंकि मीडियन ही की तो प्रॉपर्टी होती है जिस साइड पे गिरता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगेन मीडियन की प्रॉपर्टी एरिया के टर्म में जानते हैं सर कि आपका मीडियन ओरिजिनल ट्रायंगल को दो ऐसे ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है जिनके एरियाज इक्वल होते हैं, यानी कि कह दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और ACD आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका यहां पे सवाल को सॉल्व करने का ये रहता है, लेकिन इसके लिए आपको 9th का वो पढ़ा गया कंसेप्ट याद रहना चाहिए सर। और भी तरीके हो सकते थे, क्या क्या, तो ध्यान से सुनना। आगे जाके हम पढ़ेंगे सर कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मुझे प्रोवाइड कर दिए जाएं तो सीधे एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, वहां से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं सर, तो ट्रायंगल के 1 2 3 तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है, आप अपने फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते। अगेन इस ट्रायंगल के लिए भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है, आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते, अपने आप एरिया के बीच में रिलेशन दिख जाता। ये थोड़ा सा लेंदी जाता सर, लेकिन आंसर यहां से भी निकल के आ जाता। ये एक तरीका हो सकता था। और क्या तरीका हो सकता था, एक और बेकार लेकिन तरीका हो सकता था सर कि हमने ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई मुझे अपने ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ बता दे तो हम अपने ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से। याद करिए, पढ़ा था कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा था सर। तो यहां पे दोनों ही ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ आपको पता है, या फिर आप पता कर सकते हो, वहां से भी ट्रायंगल का एरिया निकल जाता, तो ट्रायंगल के एरियाज के बीच का रिलेशन भी आपको पता चल जाता। तो सॉल्व करने के अनेक मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे शुरुआत वाला मेथड बताया, जो कंसेप्ट वाला मेथड बताया सर, वो सबसे तेज सेकंड्स में आपको आंसर निकाल के देगा। तो अगेन इस बात को दिमाग में रखना सर कि एक सवाल को सॉल्व करने के मेथड आप बहुत सारे जानो, ताकि आपको यह पता रहे कि किस सिचुएशन में कौन सा मेथड लगाना कारगर रहेगा। क्योंकि ये जो तेज वाले मेथड होते हैं ये MCQ के लिए आपके ब्रह्मास्त्र रहने वाले हैं, इस बात को याद रखना सर। क्लियर है? तो इस सवाल के साथ फुल एंड फाइनल तरीके से हमारे इस लेक्चर की कहानी होती है कंप्लीट। मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है सर कहीं कोई भी डाउट है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे क्लास 4th से लेके किंडरगार्टन से लेके 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे बड़ी बात मैग्नेट ब्रेन्स की यह है सर कि मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट आपको फ्री में देके ललचाता है और बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है, फीस मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट हम इस तरीके से बनाए रखें,
हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।